हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ योर सेवंथ लेसन एंड द पोएम नेम इज ए प्रेयर फॉर माय डॉटर विच इज़ रिटन बाय W.B. येट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो सीन पोएम है वो भी आपके पेपर में आ सकती है और इसके अलावा एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उसके आंसर से। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। जो भी आपको मीनिंग नहीं आता है आप उसको पेन से लिख सकते हैं और इन्हीं स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नरेट हाउ द स्टॉर्म आउटसाइड इज रिफ्लेक्टिंग इन द पोएट्स माइंड। कि बाहर की तरफ जो तूफान है, स्टॉर्म है, वो किस तरह से पोएट के माइंड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि पोएट उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में। आंसर है द पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ अ पर्सनल पोएम। जो पोएम है पूरी ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, वो एक फादर की विशेस है, कुछ मांगता है, वो कुछ चाहता है वो अपनी डॉटर के प्रति। तो ये सिर्फ एक पर्सनल पोएम है, मीन्स हम इसको वर्ल्डली कनेक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ से, या कॉमन हम नहीं बोल सकते कि ये कॉमन इशू है। ये एक स्पेसिफिक इशू है जो पोएट ने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ ए पर्सनल पोएम। It is an expression of a worried father who is concerned for the safety of his newborn daughter। और यहाँ पर एक चिंतित पिता जो है वो किस चीज़ से चिंतित है, अपनी जो न्यूबॉर्न बेबी है, नई जो नवजात उसकी बेटी है, उसके लिए वो चिंतित होता है। द पोएम इज सेड इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम। जो पोएम है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसके जस्ट बाद में लिखी गई है। सो द रियल devastation is symbolized in terrible, violent and frenzied storm। तो यहाँ पर storm जो होता है, storm means जो है तूफ़ान, वो किस तरह से भयानक होता है, उसी तरह से जो वर्ल्ड वार है उसको भी एक तूफ़ान की तरह सिम्बोलाइज़ किया गया है। और उससे आने वाला जो वायलेंस, ब्लड शेड है, इन सबको एक तूफ़ान की भयानकता की ही तरह उसने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। मीन्स एक्चुअली में कोई तूफ़ान नहीं है, वो तो वर्ल्ड वार के बाद की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। बट पोएट ने जो है वो क्या किया है, उस पूरी सिचुएशन को, एक वर्ल्ड वार के बाद वाली सिचुएशन को एक तूफ़ान का रूप दे दिया है, उसको सिंबलाइज किया है ताकि पढ़ने वाला समझ सके कितना सीरियस मैटर था। द वेदर आउटसाइड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोएट्स इनसाइड फीलिंग एंड फियर। और जो बाहर का आउटसाइड जो वेदर कंडीशन वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो सारी रिफ्लेक्शन जो है उस पोएट के मन में जो डर बैठा हुआ है, उस डर की भयानकता को प्रदर्शित करने के लिए वो यूज़ कर रहा है। देयर इज़ ऑल्सो ए रेफरेंस ऑफ आयरिश वॉर थ्रू पोएट्स इंडिकेशन टू स्टॉर्म राइजिंग फ्रॉम द अटलांटिक। और अटलांटिक से जो तूफ़ान उठा उसकी जब बात कर रहा है तो उसके लिए रेफरेंस वो इसलिए दे रहा है क्योंकि क्योंकि आयरलैंड का है पोएट हमारा। तो W.B. येट्स जो है वो आयरलैंड के थे, तो आयरलैंड में भी एक गृह युद्ध चल रहा था, तो उस गृह युद्ध की को भी यहाँ पर उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। और उसकी वजह से भी उस गृह युद्ध जो चल रहा था, आयरिश जो वॉर चल रहा था, उस वार में भी ब्लड शेड हो रहे थे, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। तो ऐसी वार लाइक सिचुएशन में उसकी बेटी कैसे रहेगी, इन सभी चीज़ों से वो चिंतित काफ़ी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, व्हाट डू द वर्ड द फ्यूचर ईयर्स हैड कम सिम्बलाइज इन द पोएम। पोएम में एक फ्रेज यूज़ किया है, जो सेंटेंस यूज़ किया है कि द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, इसका मीनिंग क्या है और क्या सिंबल मीन्स इस सिंबल का क्या मीनिंग है। आंसर है द एक्सप्रेशन द फ्यूचर ईयर्स हैड कम सिम्बलाइजेस येट्स विज़न अबाउट द कमिंग डेज एंड टाइम। यहाँ पर येट जो आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा है, जो पोएट आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, उसको इसने सिंबलाइज़ किया है। और फ्यूचर ईयर्स उसको कहा है कि आने वाले दिन और आने वाला समय कैसा रहेगा। द पोएट यूजेस हैड कम मीन्स पास्ट फॉर्म उसने यूज़ किया है कि वो ऑलरेडी आ चुके थे उस समय। बाय दैट ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ आवर अटेंशन दैट द फ्यूचर हैज़ ऑलरेडी क्रीप्ड इन एंड हैज़ क्रिएटेड वर्स कंडीशन इन द प्रेजेंट टाइम इवन। यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे
कि जो फ्यूचर ईयर है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि फ्यूचर का जो टाइम है वो ऑलरेडी आ चुका है हमारे जीवन में, और उसने बहुत बुरी कंडीशन जो है वो पैदा कर रखी है आज के समय में। द पोएट इज़ वरीड अबाउट द फ्यूचर ईयर्स बिकॉज ही कैन सी अपहीवल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि भविष्य में आने वाली जो संभावना है उसको इतने नज़दीक लग रही है कि ऑलरेडी उनकी शुरुआत जो है वो दुनिया में हो चुकी है। ही फील्स दैट, वो क्या महसूस करता है कि द स्टॉर्म विच सिम्बोलाइजेस द अनार्चिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड हैज़ नो एब्स्ट्रैक्ट्स, मीन्स कोई बाधा नहीं बची है। अब जो एनार्चिक सिचुएशन है आने वाली, उसके लिए कोई बाधाएं नहीं बची है। इसलिए वो कहता है कि द फ्यूचर ईयर आ चुके हैं। मीन्स फ्यूचर ईयर मीन्स फ्यूचर में होने वाली चीज़ें जो है वो प्रेजेंट में होना शुरू हो गई है, इसलिए उनका अंदेशा उसको होता है। देयर इज़ सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इमोरलिटी अराउंड हिम, अब उसके आसपास की जो सिचुएशन है उनमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही मची हुई है, और इमोरलिटी अनैतिकता चारों तरफ व्याप्त हो चुकी है। हिज माइंड फील्स, उसका दिमाग क्या महसूस करता है पोएट का, कि द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कि भविष्य के जो दिन है वो लगभग आ ही चुके हैं। ही कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ द इविल फोर्सेस ऑल अराउंड हिम, वो आराम से अपने आसपास जो इविल फोर्सेस यानी कि जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स उनका अस्तित्व अपने चारों ओर देख सकता है। इवन द इनोसेंस ऑफ द सी अपीयर्स मर्डरस टू हिम, उसको ऐसा लगता है कि जो समुद्र का इनोसेंस है वो भी उसको मर्डरस लगता है, मतलब खून कर देने वाला लगता है, और लगता है कि वो भी काफ़ी डेंजर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन अबाउट ओवर मच ब्यूटी, डज ही वांट हिज डॉटर टू पॉजेस इट, मीन्स पोएट की राय क्या है ओवर मच ब्यूटी मीन्स बहुत अधिक सुंदरता के ऊपर पोएट की क्या राय है, क्या वो अपनी डॉटर में इस तरह की खूबसूरती चाहता है। आंसर है, द पोएट्स ओपिनियन अबाउट ओवर मच ब्यूटी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ए काइंड हार्ट, मीन्स दयालु हृदय के बिना अगर ओवर मच ब्यूटी यानी कि बहुत सारी सुंदरता है तो वो सुंदरता को हम अप्रूव नहीं करता, यानी कि पोएट। ही सेज दैट, वो कहता है कि ब्यूटी विदाउट वर्चू, ये वर्चू है एक्चुअली, वर्चू हैज़ नो वर्थ, मीन्स ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, वर्चू हैज़ नो वर्थ लिखा है। उसका कहना है पोएट का कि जो सुंदरता है वो वर्चू के बिना उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। Yeats believes that too much beauty is dangerous as it will not only destruct strangers but also bore negative outcomes for his daughter। कहता है कि जो सुंदरता है यानी कि ओवर मच ब्यूटी है, ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरती होना उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये ना केवल जो स्ट्रेंजर्स है, अनजान लोग, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, बल्कि इसके अलावा उसके जीवन में यानी कि उसकी बेटी के जीवन में नेगेटिव आउटकम्स भी लेकर आ सकती है। देयरफॉर, इसलिए ही डज़ नॉट वांट हिज डॉटर टू टर्न इनटू अ पैरागन ऑफ ब्यूटी, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखना चाहता। फर्दर ही सेज, आगे वो कहता है दैट कि द पर्सन विद ओवर मच ब्यूटी लॉसेस हिज नेचुरल काइंडनेस, जो वाकई में दयालुपन होता है वो खो जाता है, ज़्यादा ब्यूटी होने का घमंड आ जाता है, यानी कि एंड हार्ट रिवेलिंग इंटीमेसी, हार्ट रिवेलिंग इंटीमेसी मीन्स जो हम बोल सकते हैं कि डीप लव और अफेक्शंस रहता है वो नहीं रहता है, जो कि क्या करता है दैट हेल्प टू चूज़ ए ट्रू फ्रेंड इन लाइफ, जो अक्सर मदद करता है हमारी कि सच्चा फ्रेंड को चूज़ करने में, तो वो नहीं रहता है। फिर हम सच्चा फ्रेंड जो है वो चूज़ नहीं कर पाते हैं अगर हमारे अंदर वर्चू नहीं है और हमारे अंदर काइंड हार्टेड हम नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइन। यहाँ पे एक लाइन दे रही है, उसका मीनिंग क्या है। मे शी बिकम ए फ्लोराइजिंग हिडन ट्री, मीन्स वो एक विश करता है कि वो एक फ्लोराइजिंग यानी कि फलते फूलते हुए पेड़ की तरह, लेकिन वो कैसा पेड़ हो, छुपा हुआ पेड़ हो। तो इस तरह के पेड़ से उसका क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहता है पोएट। आंसर है, द पोएट विशेस क्वालिटीज लाइक कर्सी एंड नेचुरल ग्लैडनेस फॉर हिज डॉटर सो दैट शी कैन सर्वाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एनार्चिक कंडीशंस।
वो चाहता है कि उसकी बेटी में कुछ खास क्वालिटीज़ हो, जैसे कर्सी जैसी क्वालिटी हो, नेचुरल ग्लेडनेस उसके अंदर हो। ये कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना है, उसकी डॉटर में ये होना चाहिए, ताकि वो सरवाइव कर सके विथ डिग्निटी के साथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस एनर्जिक कंडीशन वाले वर्ल्ड में वो सरवाइव कर सके। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कीवर्ड्स हैं, इनको आप हाईलाइटेड करके चलिए ताकि आपको आंसर लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। Further, he wishes his daughter like a hidden tree इन ए फॉरेस्ट विथ फ्लावर्स। वो अपनी बेटी के लिए क्या विश मांगता है कि उसकी बेटी जो है वो एक जंगल में जो पेड़ छुपा हुआ रहता है और फ्लोराइज रहता है, मतलब फलता फूलता रहता है और फ्लावर से लदा रहता है, वैसी मीन्स उसकी बेटी भी हो। ही सेज दैट, वो कहता है कि एज ए ट्री, जिस तरह से एक पेड़ जो है वो फ्लोराइजेस इन ए फॉरेस्ट हाइडिंग फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उन सबको से छुपा हुआ एक पेड़ जो है जंगल में फलता फूलता है। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है कि हिज डॉटर टू ग्रो इन अ हेल्दी एंड स्टीडली मैनर अवॉइडिंग ऑल द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी बुराइयों को छोड़ते हुए, यानी कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं आए और सारी बुराइयों को छोड़ते हुए एक अच्छे मैनर में, हेल्दी मैनर में जो है उसकी डॉटर भी ग्रो करे उस पेड़ की तरह जो जंगल में के बीचों बीच रहता है और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना पड़ती है। द पोएट्स विशेस for his daughter as a hidden tree is an image which shows poet's wish for his daughter's safety and stability। तो वो क्या चाहता है, पोएट ये विश करना चाहता है कि हिडन ट्री से उसका तात्पर्य ये है, उसका मतलब ये है कि उसकी बेटी जो है वो छुपी हुई रहे, मतलब दुनिया के सामने ना आए। तो एक ऐसी इमेज वो अपने अंदर क्रिएट कर रहा है कि उसकी विश उस ट्री से है कि मेरी बेटी भी उस ट्री के समान हो जो सुरक्षित रहे और स्टेबल रहे, खड़ी रहे, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो खड़ी रहे। तो टोटल मिलाकर ये वर्ड जो मीन्स लाइन है, मे शी बिकम ए फ्लोराइजिंग हिडन ट्री, इसके कहने का तात्पर्य यही है कि पोएट अपनी बेटी को जो है वो सुरक्षित और स्टेबल रखना चाहता है। फ्लोराइजिंग मीन्स उसके अंदर गुण भी बहुत सारे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना गुण की वो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ हेटर्ड इन माइंड। जो इविल इफेक्ट्स यानी कि बुरे प्रभाव जो पड़ते हैं अगर दिमाग में नफरत भरी हो तो वो क्या है, पोएट के अकॉर्डिंग वो आपको डिस्क्राइब करना है। द फ्रेज शोज द पोएट्स ओवन व्यू पॉइंट एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर पोएट का जो खुद का अनुभव है और उसका जो दृष्टिकोण है उसी को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। इट लीड्स टू सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ, एविल इफेक्ट्स का मतलब कि जिसके दिमाग में नफरत होती है वो काफ़ी परेशानियों से जूझता है और विनाश की तरफ जाता है। द पोएट कंसिडर्स हेटर्ड इन माइंड एज द चीफ ऑफ ऑल इविल्स। वो बोलता है कि सारी बुराइयों की जो से बड़ी जो बुराई है वो दिमाग में नफरत होना है, यानी कि किसी के प्रति नफरत होना सबसे बड़ी बुराई जो है होती है। ही सेज दैट, वो कहता है कि इफ़ द माइंड इज़ डोमिनेटेड बाय द हेटर्ड, वो कहता है कि यदि दिमाग में नफरत फलती फूलती है यानी कि भरी हुई है तो वी लूज अवर नेचुरल काइंडनेस। तो हमारे अंदर जो स्वाभाविक हमारी जो स्थिति है, स्वाभाविक जो हमारा नेचर है, हम वो खो देते हैं। एंड हार्ट रिवेलिंग इंटीमेसी, और जो डीप अफेक्शंस होता है, लोगों से लगाव होता है, वो भी हम खो देते हैं। हेटर टेक्स ए प्लेस ऑफ नेचुरल ग्लेडनेस, और जो हमारी वास्तविक खुशी जो होती है यानी कि व्यावहारिकता में जो हमारे अंदर जो नेचुरल ग्लेडनेस होती है, खुशी का जो फीलिंग होती है, उसकी जगह नफरत ले लेती है। एंड वी आर अनएबल टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड इन लाइफ फॉर आवर सेल्फ, और हम पूरी दुनिया में ढूंढे तब भी हमारे लिए एक सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र हमें नहीं मिल पाता है। ही रिमेंबर्स मॉड गॉन, वो मॉड गॉन को याद करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। हुज माइंड वॉज डोमिनेटेड बाय हेटर, जिसका दिमाग में जो है नफरत भरी हुई थी। विच मेड हर टू सफ़र इन हर लाइफ, जिसकी वजह से उसको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंबल हॉर्न ऑफ प्लेंटी। हॉर्न ऑफ प्लेंटी का सिंबल उसने यूज़ किया है, एज अ सिंबल यूज़ किया है, तो इसका मीनिंग क्या है इस पोएम में वो हमें बताना है। हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज ए माइथोलॉजिकल सिंबल इन ग्रीक कल्चर। तो जो ग्रीक का कल्चर है वहाँ पर एक दंत कथा मानी जाती है इसके बारे में, और कहा जाता है कि विच इज़ द हॉर्न ऑफ ए गॉड, जो कि एक बकरी का सींग है ना, उसके बारे में उसको हॉर्न ऑफ प्लेंटी बोलते हैं।
विच हैज़ बीन प्लेस्ड एमंग द स्टार्स, जो कि कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, तारों के बीच में। दैट हॉर्न इज़ कंसिडर्ड ए सिम्बल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय, और ये हॉर्न, ये सींग जो है वो समृद्धता और खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है। The poet considers courtesy and good manner as the real horn of plenty in life. पोएट ये मानता है कि हमारे अंदर विनम्रता हो, अच्छे मैनर हो, यही वास्तव में हमारे लिए हॉर्न ऑफ प्लेंटी है, यानी कि समृद्धता और खुशी का खजाना है। मतलब बिकॉज क्योंकि दे गिव द रियल एंड इटर्नल हैप्पीनेस इन लाइफ, क्योंकि जीवन में यही चीज़ें हमें आंतरिक खुशी और वास्तविक खुशी दे पाते हैं। ही बिलीव्स दैट, वो यह विश्वास करता है कि इफ फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट अकम्पनीड बाय कर्टसी, यदि हम भौतिक जो हमारी खूबसूरती है उसको हम हमारी कर्टसी से नहीं बना सकते हैं, एंड गुड मैनर्स, यानी कि हमारे अच्छे स्वभाव और हमारी कर्टसी से जो भौतिक यानी कि दिखाने वाली जो खूबसूरती है वो तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं। द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, मीन्स इसके बिना हॉर्न ऑफ प्लेंटी अनडन है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर खूबसूरती है, यानी कि हमारे फेस पर खूबसूरती है, लेकिन हमारे अंदर अगर कर्सी और गुड मैनर्स नहीं है तो हम समृद्धशाली और आनंददायक जीवन नहीं जी सकते। द ओपिनेटेड माइंड, ओपिनेटेड वुमेन लाइक हेलन ऑफ ट्रॉय, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हेलन का लिया है जो ट्रॉय के साथ चली गई थी, तो वो ओपिनेटेड माइंड थी। वीनस एंड मॉडगॉन, तीनों ही जो औरतें हैं उनका जो खूबसूरत थी, लेकिन बाद में इनने बहुत सफ़र किया। पोएम जब मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी तो तीनों को ही अच्छे से समझाया था। शुड ऑलवेज रिमेन नर्शिंग लाइक अमलथिया द गॉड, तो उसी तरह से वो गॉड जिसका वन हॉर्न है ना, बकरी का जो सींग, जो ग्रीक माइथोलॉजी में उस बकरी का नाम अमलथिया है, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं कि उसकी जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी है वो इनको नहीं मिल पाई। इनके पास खूबसूरती तो थी लेकिन इनके पास जो है नेचुरल ग्लेडनेस नहीं थी, या बोले कि ये ओपिनेटेड माइंड की औरतें थी, इसलिए अपने जीवन में बहुत तकलीफें इनने झेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ग्रो व्हेन द माइंड इज़ विदाउट हेटर्ड, तो क्या क्वालिटीज़ या क्या अच्छी बातें जो है हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे माइंड में क्या क्या अच्छाइयाँ उत्पन्न हो सकती है यदि हमारे दिमाग में नफरत नहीं है तो। आंसर, द पोएट कंसिडर्ड हेटर इट इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स, पोएट कहता है कि सबसे बड़ी बुराई जो है वो नफरत होती है, दिमाग की जो नफरत है वो होती है। ही सेज दैट, वो कहता है कि द क्वालिटीज़ दैट वुड ग्रो व्हेन द माइंड इज़ विदाउट हेटर्ड विल बी पॉजिटिव थिंकिंग एंड नोबिलिटी ऑफ माइंड डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविज्म। वो कहता है कि अगर दिमाग में नफरत नहीं है और आपका दिमाग नफरत से फ्री है तो आपके अंदर सकारात्मक सोच, नोबिलिटी, और हम बोल सकते हैं कि आपका माइंड जो है वो सारे नेगेटिविज्म को ख़त्म कर देता है। इफ़ द माइंड इज़ विदाउट एनी हेटर द सोल रिकवर्स फंडामेंटल इनोसेंस which leads us which leads us to our life of customs, ceremony, prosperity and happiness। अगर हमारे दिमाग में नफरत नहीं है तो हमारी जो आत्मा है वो आधारभूत सिद्धांतों पर चलते हुए, यानी कि वो जो इनोसेंस रहता है, बेसिक इनोसेंस, उस तक पहुंच जाती है। और हमारे बेसिक इनोसेंस, यहाँ पर टू लिखा है, ये टू आवर लाइफ होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑफ डबल लग गया है। और ये हमारे जीवन को किस ओर ले जाती है, अच्छे कस्टम की तरफ ले जाती है, सेरेमनी की तरफ ले जाती है, समृद्धता और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। इफ़ देयर इज़ नो हेटेड इन माइंड, यदि दिमाग में कोई नफरत नहीं है, नो मिसफॉर्चून, कोई आफत या बदकिस्मती हमारे नहीं हो सकती, कैन डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ लाइफ, जीवन के आनंद को कोई भी बदकिस्मती आकर लूट नहीं सकती या उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। ए माइंड विदाउट हेटर रिमूव ऑफ ऑल इविल्स, नफरत जो भरा माइंड है, अगर वो नहीं रहेगा, यानी कि आपके माइंड में नफरत नहीं है, तो सारी इविल, सारी बुराइयाँ जो है वो इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिमूव ऑफ, आपके दिमाग से हट जाएगी। एंड लर्न्स दैट वर्च्यूज अवर सेल्फ डिलाइटिंग एंड सेल्फ एपियरिंग, मीन्स आप खुद का जो वर्चू है वो बना सकते हो, खुद की पहचान आप बना सकते हो और खुशी के साथ ज़िंदगी जी सकते हो। इट डज़ नॉट मैटर दैन इफ़ ऑल द वर्ल्ड में बी हॉस्टाइल और मिसफॉर्चून में कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पूरा ज़माना आपका दुश्मन हो जाए और या फिर
आपके लाइफ में कई सारे बदकिस्मती आ जाए, वी शैल स्टिल लाइव हैप्पीली, पर फिर भी हम जो है वो खुशी के साथ जी सकते हैं यदि हमारे मन में कोई नफरत नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीजेंड ऑफ एलन एंड पेरिस। एलन और पेरिस क्या थे, इनको हमें एक्सप्लेन करना है, कौन थे ये। पोएट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता है हेलन और पेरिस का। द पोएट वाइल praying for his daughter's good virtue shows some instances of a Greek mythology। तो पोएट अपने लड़की की जो अच्छाई के लिए या फ्यूचर का अच्छा हो जाए उसके लिए जो प्रे कर रहा है, उसमें वो ग्रीक माइथोलॉजी का एग्जाम्पल लेता है। वन सच माइथोलॉजी, उसमें से एक माइथोलॉजी है इज डिस्कसेस इज ऑफ हेलन एंड पेरिस। उसमें से एक माइथोलॉजी हेलन एंड पेरिस की रहती है। हेलन जो है वो कौन रहती है? हेलन वॉज द डॉटर ऑफ जियस एंड लेडा। ये दो देवी देवता हैं उनके, मतलब गॉड एंड गॉडेसेस है, उनकी डॉटर मानी जाती है। शी वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ। लोग मानते थे कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला थी धरती पर। देयर वर मेनी लीजेंड्स एसोसिएटेड विद हेलन एंड पेरिस ऑफ ट्रॉय। इनसे बहुत सारे लीजेंड जो है वो जुड़े हुए थे। कुछ कहते हैं, सम सेज दैट हेलन वॉज एब्डक्टेड एंड रेप्ड बाय पेरिस। कोई लोग मानते हैं कि जो हेलन है उसका रेप कर लिया था पेरिस ने। अदर से दूसरे लोग क्या कहते हैं कि दैट शी वॉज चार्म्ड, वो बहुत खूबसूरत थी, एंड सेड यूज्ड बाय पेरिस हैंडसमनेस। और वो क्या हो गई थी, जो पेरिस से वो हैंडसम था तो उससे वो अट्रैक्ट हो गई थी, एंड इलॉप्ड विथ हिम लिविंग हर हस्बैंड एंड डॉटर। और अपनी बेटी और अपने पति दोनों को छोड़कर उसके साथ चली गई थी। हाउएवर द एब्डक्शन और elopement result into deathly Trojan war। जो भी हुआ है, elopement हुआ या कुछ भी हुआ है, abduction हुआ, परंतु अंत में ट्रोजन जो वार हुआ था बहुत ही डेडली, मीन्स बहुत ही भयानक जो युद्ध हुआ था उसका कारण वो बनी थी। शी हैड द ब्यूटी एंड विट। उसके पास बुद्धि भी थी, उसके बाद खूबसूरती भी थी। दैट नॉट ओनली रन्ड हर बट ऑल्सो ट्रॉय, है ना। उसकी जो बुद्धि, उसका जो खूबसूरती थी, उसने ना केवल खुद की उसकी लाइफ बर्बाद करी बल्कि उसके अलावा पूरे देश, यानी कि जो ट्रॉय था, पूरी कंट्री जो किंगडम था, उसका सत्यानाश कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द पोएट सो मच वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज न्यू बॉर्न डॉटर। जो पोएट है वो अपनी जो न्यू बॉर्न जो डॉटर है उसके भविष्य के लिए चिंतित क्यों था। The poem A Prayer for My Daughter is a personal poem written by W.B. Yeats, an Irish poet in 1919 when Yeats' daughter Anne was born। ईट की जो बेटी थी उसका नाम एन था, तो उसका जन्म जो है 1919 में हुआ था। तो W.B. Yeats जो कि एक आयरिश पोएट थे, उसने ये पोएम अपनी बेटी के लिए लिखी है, इसलिए इसको पर्सनल पोएम मानते हैं अपन। The poem is the worried expression of a father who is concerned for the safety of his newborn daughter। तो जो पोयम है वो एक आउटफ्लो ऑफ थॉट्स है एक वरीड फादर का, यानी कि जो एक चिंतित पिता रहता है वो अपने भावों को किस तरह से व्यक्त करता है, वो किस बारे में चिंतित है कि उसकी बेटी की सेफ्टी के बारे में। द पोयम इज़ एन आउटकम ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम। और ये जो पोयम है ये कब निकली उसके पेन से, जब सिचुएशन काफ़ी वर्स थी और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके जस्ट आफ्टर उसकी बेटी पैदा हुई थी। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर। पूरे जो संसार है, पूरी दुनिया में एक दूसरे से लड़ रहे थे देश, तो काफ़ी निराशा और काफ़ी काफ़ी टेंशन्स भरा माहौल था। द पोएट इज़ वरीड, पोएट बहुत चिंतित था क्योंकि जो एनार्चिक कंडीशंस थी आर प्रिवेलिंग एवरीवेयर इन द सोसाइटी। हर तरफ जो है वो एनार्चिक सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी थी। द पोएट सेज, है ना, पोएट कहता है दैट कि दोज एनर्जिक कंडीशंस हैव मेड द वर्ल्ड ए प्लेस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। वो बोलता है कि मान सम्मान के साथ जीने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इतना एनर्जिक कंडीशन फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं, एक दूसरे के वर्चू को बनाए रखने के लिए वायलेशन का हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेफ रहना अपने डिग्निटी के साथ वो सुरक्षित नहीं हो पा रहा था। ही कैन सी ब्लड शेड, वो अपने आसपास ब्लड शेड, खून खराबा देख सकता था, वायलेंस देख सकता था, हिंसा देख सकता था, वार देख सकता था, एंड इमोरलिटी एवरीवेयर अराउंड हिम। उसके आसपास उसको अनैतिकता ही अनैतिकता दिखती थी। सो ही इज़ वरीड, और इसलिए वो चिंतित था कि हाउ हिज डॉटर विल सर्वाइव इन सच कंडीशन, कि उसकी बेटी इन बुरी कंडीशंस में किस तरह से जी पाएगी।
ही वॉन्ट्स ए प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ वर्चू फॉर हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर के वर्चू को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव मीन्स उसके रक्षा कवच चाहता था, सो दैट शी कैन फेस एनी स्टॉर्म इन हर लाइफ, ताकि उसके जीवन में आने वाले हर तूफान से वो लड़ सके, उसको झेल सके। ही बिलीव्स दैट, वो ऐसा विश्वास रखता था कि वन नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फुल ऑफ वर्चू एंड चैरिटीज टू लाइव विद सेल्फ रेस्पेक्ट। यदि उसका मानना था, पोएट का मानना यह था कि अगर किसी को सम्मान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ इस दुनिया में जीना है अपने वर्चू को बनाए रखने के लिए, तो उसका कैरेक्टर जो है वो डेवलप होना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति ही जो है इस ज़माने में जी सकता है। तो यही क्वेश्चंस थे और 9 क्वेश्चंस है इसमें, और 9 क्वेश्चन जो है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मिक्सअप है बाकी आंसर्स का, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स जैसे मैंने बताया है, वर्चू, सेरेमनी, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, एनर्जी कंडीशंस, ये कुछ वर्ड्स हैं वो आपको कीवर्ड्स है जो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। इनके वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ग्रोसरी में भी मिल जाएगा, आप डिक्शनरी खोज सकते हैं, मैंने भी अपनी तरफ से बताया। उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका आंसर जल्दी बता दूं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।